हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। अगर आप एक एनआरआई हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में है और आप उसको फ्यूचर में सेल करना चाहते हैं तो अब आपको प्रॉपर्टी सेल करने पर जब हम अपना टैक्सेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हो सकता है उसकी वजह से आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़े। तो क्या है ये सिस्टम, इसके बारे में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। ये चेंज आपका आ गया था बजट 2024 में, अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है और फाइनेंस एक्ट 2025 में भी इसको इंसर्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको फाइनेंस एक्ट की वो लाइंस भी बताने वाली हूं कि कहां पे ये बात मेंशन की गई है। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये इंडेक्सेशन बेनिफिट होता क्या है। इंडेक्सेशन बेनिफिट आपका क्या होता है, एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है जो आपको प्रोवाइड की जाती है जो भी आपका परचेज प्राइस है उसके ऊपर। यानी कि जब आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया था तब से लेकर जब आप उस प्रॉपर्टी को सेल करने जाएंगे तब तक उस मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी का जो रेट है, परचेज प्राइस कितना एनहांस होकर आज की रेट में उसका जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वो हो जाना चाहिए। उसको आप कह सकते हैं कि वो आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है या फिर आपका जो है इंडेक्सेशन प्राइस है। इसकी पूरी टेबल्स हमें मिल जाती है, ये पूरा डिपार्टमेंट ने निकाला हुआ है कि किस ईयर का कितना इंडेक्सेशन कॉस्ट है। और आप जब भी प्रॉपर्टी को सेल करने जाते हैं और अपना परचेज प्राइस आपको डिडक्ट करना होता है सेल में से, तो हम अभी तक जो हमारा सिनेरियो था कभी भी हम जो है सेल माइनस परचेज, डायरेक्ट हम सेल माइनस परचेज ना करके पहले इस परचेज प्राइस को कन्वर्ट करते थे सीआईआई वैल्यू लगा के, अपना आज की जो आपकी इंडेक्सेशन कॉस्ट है उसमें हम कन्वर्ट करते थे। फिर जो आपका परचेज प्राइस निकल के आता था हम उसको फिर लेस करते थे, जिसकी वजह से आपका परचेज प्राइस मान लीजिए पहले 10 रुपीज का था तो वो बढ़कर हो भी सकता है कि कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन लगाने के बाद वो आज की डेट में 30 रुपीज हो जाए, क्योंकि जो हम प्रॉपर्टीज सेल करते हैं वो बहुत पुरानी पुरानी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उस टाइम का अगर मैं परचेज प्राइस सीधा लेस कर दूंगी अपनी सेल प्राइस में से तो मुझे बहुत ही ह्यूज अमाउंट के ऊपर टैक्स देना होगा। तो अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमें इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलता था, हम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन से इसको मल्टीप्लाई करके आज का जो इंडेक्स्ड कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करके फिर हम लेस करते थे अपने सेल प्राइस में से, जिसकी वजह से जो मेरा परचेज प्राइस है बढ़ जाता था और सेल में से जब मैं माइनस करती थी जो मेरा प्रॉफिट आता था नेट कैपिटल गेन जिसके ऊपर मुझे टैक्स देना होता था वो मेरा जो है बहुत कम प्राइस का रह जाता था। बट अब बजट 2024 में ये चेंजेस आए। बजट 2024 में जब ये चेंज आया तो उसमें एक टैक्स रेट इन्होंने कर दिया सभी तरीके के कैपिटल गेन के लिए, जितने भी हमारे एलटीसीजी हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कि अब आपको 12.5% टैक्स देना होगा। 12.5%, पहले ये जो टैक्स था वो 20% था विद इंडेक्सेशन। जब आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे थे तो आपको 20% टैक्स देना था। गवर्नमेंट ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, आपका टैक्स का रेट रिड्यूस कर देते हैं 12.5%, बट यहां पर हम आपको जो है इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। यानी कि या तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके 20% टैक्स पे कर रहे थे, अब आपको सिर्फ 12.5% टैक्स पे करना है और आपको किसी भी तरीके के कैलकुलेशन के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। बट उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज ली हुई थी, जिनकी वैल्यूज आज की डेट में बहुत ज्यादा हो गई है, तो उनको जो है टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा था, जिसमें फिर आर्ग्यूमेंट हुई। आर्ग्यूमेंट्स के बाद ये रिजल्ट निकल के आया, क्योंकि बजट हमारा जो फाइनल बजट था, एनुअल बजट था, वो 23 जुलाई 24 को अनाउंस हुआ था। तो उन्होंने एक रास्ता दिया डिपार्टमेंट ने कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 जिस डेट पे ये अमेंडमेंट आई है उससे पहले की परचेज की गई है, तो बट ऑब्वियस सी बात है हमारी प्रॉपर्टी पहले की होगी। अगर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 ईयर से ज्यादा आपकी होल्ड होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तो पहले की प्रॉपर्टी है तो आपके पास ऑप्शन है कि 23 जुलाई 24 के बाद जब आप प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन कर लो या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, जो भी आपको कम टैक्स पे करना हो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स को पे कर दो। बट ये जो चेंजेस आया ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए आया कि जो रेजिडेंट इन इंडिया है उन्हीं को ही ये बेनिफिट हम देंगे, जो नॉन रेजिडेंट है उनको हम ये बेनिफिट नहीं देंगे। उनको जो टैक्स पे करना है वो है 12.5%। इसका मतलब जो भी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं 23 जुलाई 24 के बाद, या फिर अब वो प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दें, तो उनको अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उनको पे करना होगा पूरा 12.5% टैक्स ऑन देयर सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में यहाँ पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परचेज वैल्यू जो हम लेस करते हैं अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है तो वो बहुत ही ज्यादा नॉमिनल सा अमाउंट होता है। तो यहाँ पर एनआरआई को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है एनआरआई के लिए। अगर मैं इसको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के साथ समझाऊं आपको, देखिए कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन हमारा किस तरीके से, इंडेक्स्ड कॉस्ट जो आपकी कैलकुलेट हो रही है, ये परचेज प्राइस जो आपका कैलकुलेट होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है, परचेज प्राइस इंटू सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ सेल ईयर, जो भी आपका सेल ईयर है, यानी कि अगर आपने 2024 में प्रॉपर्टी को सेल किया है तो उस टाइम पे क्या सीआईआई का
रेट था आपका उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे परचेज प्राइस को, और जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी को परचेज किया था उस ईयर का क्या सीआईआई था उससे आप डिवाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी फाइनल इंडेक्स्ड कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ देखूं तो लेट सपोज मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने 10 लाख रुपीस की परचेज करी थी 2005-6 में, जिसका सीआईआई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 117। प्रॉपर्टी सोल्ड मैंने करी 50 लाख रुपए की 2023-24 में, जब इसका सीआईआई बढ़ के हो गया है 348। तो अब आपको कितना टैक्स पे करना होगा इस प्रॉपर्टी पे। मान लीजिए आप ये प्रॉपर्टी जो है बेच रहे हैं 23 जुलाई 24 के बाद, अगर आप एनआरआई हैं और 23 जुलाई 24 के बाद आप अगर प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो आपको जो है इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आपको कितने पे पेमेंट करनी होगी, 50 लाख माइनस 10 लाख, जो आपका 40 लाख अमाउंट है इसके ऊपर आपको पे करना होगा 12.5% टैक्स। वहीं अगर आपकी ये प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई से पहले सेल कर दी है, लेट सपोज आपने ये सेल कर दी है अप्रैल 24 में, तो अगर मैं आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट दूं तो 10 लाख के ऊपर अगर मैं इंडेक्सेशन बेनिफिट अपना कैलकुलेट करती हूँ तो 348 जो मेरा आज का इंडेक्सेशन का रेट है, मतलब जिस दिन हमने सेल करी है वो, डिवाइडेड बाय 117 जो मेरा परचेज के टाइम का इंडेक्स कॉस्ट था, ये करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जहां 10 लाख रुपए थी वहां बढ़कर हो गई है 29,74,359। तो अगर आपने अप्रैल 24 में प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो आपको कितने पे टैक्स देना था, 50 लाख माइनस 29 लाख, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 लाख। तो 20 लाख के ऊपर आपको पे करना था 20 लाख के ऊपर आपको पे करना था 20% टैक्स, जो आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीस। तो यहां पर आपको पे करना पड़ेगा 4 लाख रुपीस टैक्स। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी लेट सेल करी है, जुलाई के बाद सेल करी है, तो आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ रहा था 40 लाख के ऊपर, जो कि आपका होता है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीस। तो देखिए पहले आपको, अगर आप पहले प्रॉपर्टी सेल कर देते तो आपको 1 लाख रुपीस कम टैक्स पे करना होता है एज कंपेयर टू टूडेज सिनेरियो। तो अगर आप एनआरआई है, प्रॉपर्टी सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब आपको पे करना होगा पूरा 12.5% टैक्स विदाउट एनी इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब देख लेते हैं इनकम टैक्स बिल में इस बात को कहां कहा गया है। देखिए मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है इनकम टैक्स बिल 2025 जो अभी हमारा लेटेस्ट अनाउंस हुआ है। ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 26 से। ये एप्लीकेबल तो 1 अप्रैल 26 से होगा, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये क्योंकि बजट 2024 की है तो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट कर दी गई है जो आपके एप्लीकेबल हो चुकी है। तो आप ये मत मानिएगा कि ये बात इसमें अभी कही गई है तो ये एप्लीकेबल नहीं है आपका अभी के लिए। तो ये आपका एप्लीकेबल है रूल ऑलरेडी 23 जुलाई 2024 के बाद से। इसमें क्या कहा गया वो मैं आपको बता देती हूँ। इनकम टैक्स बिल 2025 के अकॉर्डिंग ये जो आपका क्लॉज है वो है 197, जबकि पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका सेक्शन था 112A। नए एक्ट में अभी क्योंकि एक एक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये क्लॉज है नया, वो है 197, वेयर द टोटल इनकम ऑफ द असेसी इंक्लूड एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स व्हिच इज चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, द टैक्स पेबल बाय द असेसी ऑन द टोटल इनकम सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 and 3 shall be aggregate of income tax payable on the total income as reduced by long term capital gain had the total income as so reduced been his total income and income tax calculated on such total capital gain at the rate of 12.5%। ये कह रहे हैं जो आपका इनकम टैक्स गेन हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे सेल माइनस परचेज से, और जो भी कैपिटल गेन निकल के आएगा उसके ऊपर हम 12.5% टैक्स चार्ज करेंगे एज एन एलटीसीजी। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एचयूएफ फैमिली बीइंग अ रेजिडेंट where the total income as reduced by long-term capital gain computed under subsection 1 is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, then such long-term capital gain shall be reduced by the amount by which total income as reduced by falls short of maximum amount which is not chargeable to income tax। यहाँ पे ये मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट की बात कर रहे हैं, जो हमारी स्लैब रेट होती है कि मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होती है हमारी उसके ऊपर, कि अगर आपकी एलटीसीजी जो हमारी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है उससे भी कम है तो उस जब तक कि हमारी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बनती, यानी कि अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो 3 लाख रुपीज तक नहीं बनती, तो आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। 3 लाख रुपीज में अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ऐड कर सकते हैं और बैलेंस पे आपको 12.5% टैक्स देना होगा। तो मेन जो इसमें पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है पॉइंट नंबर 3, इसको देख लेते हैं। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल HUF being a resident in case of transfer of long term capital assets being a land and building। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, और किसके लिए, अगर आप एक इंडिविजुअल है, HUF है, रेजिडेंट है, मतलब कि एनआरआई को इससे बाहर रखा गया है कि एनआरआई की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। विच इज एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2024 द एक्सेस इनकम टैक्स कंप्यूटेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला शैल बी इग्नोर्ड। ये कह रहे हैं कि अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखा था, जो कि बट ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो मैंने 23 जुलाई से पहले ही उसको परचेज किया होगा, अगर आज के टाइम पे मैं उसको बेचने की बात कर रही हूँ तो इसमें जो है जो भी आपका एक्सेस टैक्स है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। एक्सेस टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी इन्होंने यहाँ पर विद फॉर्मूला बता रखा है। मैं यहाँ पे अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जैसा कि मैंने अभी तक बताया था आपको कि इंडेक्सेशन बेनिफिट के बाद आपको कैलकुलेट करना है 20%, बिफोर इंडेक्सेशन या विदाउट इंडेक्सेशन आपको कैलकुलेट करना है 12.5%। जो भी मिनिमम आपको लगे कि आपका टैक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स पे कर देना है। बट ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर साफ साफ मेंशन किया गया है इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ बीइंग अ रेजिडेंट इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एलटी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो एनआरआई के लिए ये रूल नहीं है कि उनको ये ऑप्शन दिया जाए। एनआरआई को पे करना होगा पूरा 12.5% टैक्स जितना भी उनका सेल प्राइस है माइनस परचेज प्राइस विदाउट एनी इंडेक्सेशन। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने भी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी है या फिर आप करने वाले हैं तो उसकी कंसल्टेंसी के लिए या फिर उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं या फिर आप हमारी कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल वीडियोस के लिए टैक्स स्मूथ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।